सबसे पहले बड़ी खबर चकराता से आपको बता दें, जहां देर रात कालसी चकराता हाईवे पर छावनी बाजार के पास बेकाबू कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। जीवन दीप आश्रम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3:10 पर पहुंचेंगे सीएम धामी। और आज से पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी, जिसका उद्घाटन आज दोपहर 1 बजे सीएम धामी करेंगे। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू होने के बाद पिथौरागढ़ के लिए एक बड़ी राहत होगी। बीजेपी ने बुधवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड के भी 2 नाम शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड की बची हुई 2 सीट हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जबकि हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद के बाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था और अब उन्हें हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने पिछले सांसदों का टिकट काटा है। हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटा गया है, जबकि पौड़ी सीट पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया है। दोनों ही सीटों पर नए उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से फील्ड किए गए हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा है, जिसके बाद अनिल बलूनी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने बलूनी को बधाई दी और चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान अनिल बलूनी को मिठाई भी खिलाई गई। पौड़ी सीट पर अनिल बलूनी जैसे कद्दावर नेता पर भरोसा जताया गया। इससे पहले बलूनी राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। अनिल बलूनी उत्तराखंड में लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ही ईगास जैसे त्योहार को फिर से जीवंत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अनिल बलूनी ने अपने राज्यसभा सांसद के कार्यकाल के दौरान भी पौड़ी लोकसभा के इलाकों में खासा काम किया और लोग बलूनी को उनके काम की ही वजह से जानते हैं। और देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर जश्न का माहौल है। लोग आकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को टिकट मिलने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता उन्हें जानती है और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर संसद भेजेगी। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी ने इस बार अनिल बलूनी पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा। ऐसे में ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने दाव खेला है और लोगों का मानना है कि दोनों ही चेहरे बेहतर हैं। यहाँ की जनता सिर्फ विकास चाहती है, जिससे पलायन के बढ़ते आंकड़े को रोका जा सके। जहां गणेश गोदियाल ने श्रीनगर से विधायक रहते राठ क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा दिलाया, वहीं राज्यसभा सांसद रहते हुए अनिल बलूनी ने भी पौड़ी को तारामंडल माउंटेन म्यूजियम के लिए 15 करोड़ का बजट अपनी सांसद निधि से दिया है। आप जैसे कि गणेश गोदियाल जी हैं, उनकी ज़्यादातर पहचान जो है राठ क्षेत्र में हुई है। जैसे कि उस क्षेत्र को जो है मतलब जो है विशेष रूप से जो है राठ क्षेत्र को उसमें उनके विकास के लिए ज़्यादा बात की है। इस तरह से टिकटों का वितरण किया है, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा चुनाव इस समय देखने को मिलेगा और दोनों ही अपने आप में कुशल नेतृत्व वाले नेता हैं, दोनों ही पहाड़ के प्रति समर्पित हैं। विपक्ष का प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता न करते हुए जिसको भी भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है, हर सदस्य भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण मनोयोग के साथ उसके लिए काम करता है और उसको
विजय बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। कि गणेश गोदयाल जी जमीन से जुड़े हुए और जमीन से उठा हुआ आदमी है। वो लगातार जब से राजनीति में आए हैं वो लगातार जनता के बीच में हैं। माने अगर हम ये कहें कि 24 घंटे जो होते हैं वो 24 घंटे जनता के बीच में हैं। क्या देवभूमि के चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर हैं? क्या वो बीजेपी कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश में है, वो भी एक नए टारगेट के जरिए। देखिए कैसे। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी 5 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को कमजोर मानते हुए अपने सांसद प्रत्याशियों को बड़े अंतर से जीत का लक्ष्य थमा चुकी है, ताकि कांग्रेस को मतदान वाले मैदान के साथ मनोवैज्ञानिक मैदान में भी धाराशायी किया जा सके। इस बार जिस प्रकार की हमारी योजना है, जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस प्रकार का अपना केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रमों के लिए बहुत लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हर प्रत्येक लोकसभा हम 5 लाख से अधिक जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के दावे से कांग्रेस में भी हलचल है। यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी सांसदों से 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। जो उनका कमिटमेंट है, जो उनका होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जनता इनसे सवाल करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और उपलब्धियां शून्य है, निराशाजनक है। जाहिर है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 5 प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतकर सांसद बने थे। ऐसे में बीजेपी जहां जीत के अंतर को और बढ़ाना चाहती है, वहीं कांग्रेस इन जीते हुए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांग उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अजय भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी और मोदी जी ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती इलाके में संचार कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे बहुत लोगों को लाभ मिला है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश के नेतृत्व का आभारी हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरी कैबिनेट, यानी कि जो टिकट वितरण की समिति होती है, उन्होंने हमारे प्रदेश के रिकमेंडेशन को माना है। एक तरफ जहां अलग अलग विभागों में चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश के 29 नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी हैं जो पिछले 2 साल से ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद अभी तक कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं। ओवर एज हो चुके कैंडिडेट अब परेशान हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लगने वाली है और फिर इनकी ज्वाइनिंग लेटर का मामला लटक जाएगा। ऐसे में कैंडिडेट कभी शासन तो कभी हेल्थ डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं। uh, 2022-23 में भर्ती आई और इस भर्ती में एक खेल खेला गया पहले तो कि जो ओवर एज वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाए, ठीक है, कि किसी के इशारे पे हुआ पहली चीज़। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, हाई कोर्ट से हम जीत गए, ठीक है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन्होंने 30 अक्टूबर को हमारा ऑर्डर हुआ और आज तारीख हो गई आपकी 13 मार्च। इतने पीरियड में हमारे वेरिफिकेशन भी मतलब ये वेरिफिकेशन ही नहीं करा सके। भर्ती की एक कैंडिडेट हूँ और हम लगातार डीजी हेल्थ के चक्कर मार रहे हैं। हम कल ही राजेश कुमार सर जो स्वास्थ्य सचिव है उनसे भी हम मिलके आए। उन्होंने हमें साफ साफ कह दिया ये चयन आयोग और डीजी हेल्थ के अंडर प्रोसेस है और डीजी में भी हमें साफ आंसर नहीं मिल पा रहा है। विकासनगर के कई गांव आज भी सड़क की पहुंच से काफी दूर हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को पहुंचने में होती है। उदामा गांव में डंडी कंडी के सहारे मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और सोमवार को गांव की एक महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने डंडी कंडी की सहायता से 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर मुख्य मार्ग लोखंडी पहुंचाया है।
उत्तरकाशी में आंगनवाड़ी वर्करों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई महिलाएं पेड़ पर भी चढ़ गईं और नारेबाजी करने लग गई। वहीं हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर 19 फरवरी से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। 18,000 रुपया दे दे, वो मतलब 600 रुपया दिन की न्यूनतम मजूरी। हमें हमारा हक चाहिए और 5,000 में हमारा कुछ नहीं होता। एक चपड़ासी इधर से उधर कागज ले जाता है, उसको 50,000 मिलती। विधवा बहनें हैं जो आज दोनों बहनों पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये विधवा हैं, इनके पीछे इनके 2-2 बच्चे हैं, कौन पालेगा? 5,000 में इनके बच्चे पल जाएंगे? आपसे हम ये जवाब पूछ रहे हैं, क्या पल जाएंगे हमारे बच्चे? टिहरी जिले में NH 58 और 94 पर बने डेंजर पॉइंट की अनदेखी यात्रियों पर भारी पड़ रही है और यात्रियों के लिए सफर जान का जोखिम बना हुआ है। NH 58 ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कौडियाला और देवप्रयाग के बीच 7 डेंजर पॉइंट का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। वहीं NH 94 ऋषिकेश केदारनाथ रूट पर भी 1 दर्जन से अधिक डेंजर पॉइंट है। वहीं मामले में DM का कहना है कि BRO और कार्यदायी संस्था के साथ मीटिंग कर यात्रा सीजन से पहले इनकी ट्रीटमेंट और सेफ्टी के निर्देश दिए गए हैं। हमने पिछले हफ्ते भी बैठक ली थी और उसमें भी उनके द्वारा बताया गया है कि 31 मार्च तक समस्त पॉइंट्स की साफ सफाई और जो साइनेजेस लगाना, पेंटिंग लगाना वो कंप्लीट करेंगे। और NH 58 जो है, जो देवप्रयाग हाईवे है, वहाँ पर अभी भी कुछ जगह बड़े बड़े स्लाइड्स की वजह से दिक्कत है, उसको भी हम लोग लगातार क्लियर करा रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा का खनेड़ा गांव आज भी सड़क से दूर है। सड़क न होने से ग्रामीणों को हर दिन 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापनी पड़ती है, जिससे बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। इसके चलते ग्रामीणों में लगातार आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क बनवाने की मांग की है। इलेक्शन बूथ पे नहीं जाएंगे, रूल का आना आवश्यक है। और यहाँ से जब कोई गोलबंती बीमार शेमार हो तो डरने ऊपर की दोनों कितनी कठिनाई है हम लोगों के लिए। जो मूलभूत समस्या सड़क की, उसका तत्काल से समाधान होना चाहिए। नहीं तो गांव वालों ने एक संकल्प ले रखा है कि यदि गांव में सड़क नहीं आएगी तो गांव वाले मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे। जय श्री ने, जय मैम ने। उत्तराखंड में भी अब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने अनोखी पहल शुरू कर दी है और इस पहल से प्रदेश के हर जिले में एक ग्रीन थाना देखने को मिलेगा। इन ग्रीन थानों में सोलर प्लांट लगेंगे, जिससे बिजली का उत्पादन भी होगा। साथ ही इन थानों की गाड़ियां डीजल पेट्रोल से नहीं चलेंगी, बल्कि यहां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां या बाइक का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही थानों में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी लगेगा, जिससे बारिश का पानी संरक्षण किया जा सके और इस पानी का उपयोग पीने के साथ अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सके। जो ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे ग्रीन जनपद, कोई ग्रीन जो है थाना और जो है इस तरह से कंसेप्ट को अभी लेके आ रहे हैं। हम इसमें बढ़ावा दे रहे सबको। तो सभी को एक टारगेट्स भी दिए गए, जिलों को, थानों को, कि वो जल्द से जल्द अपने यहाँ जो है इस तरह से वेल इक्विप्ड करें। आज उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई प्रदेश में मनाया जा रहा है। देहरादून में छोटे बच्चों ने घर की दहली में फूल और अक्षर चढ़ाकर फूलदेई पर्व का शुभारंभ किया। पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद की ओर से बच्चों का मंगल तिलक कर उनको चुन्नी चढ़ाई गई। हमारे आचार्य जी बच्चों को दक्षिणा देते हुए, ये हमारे पहाड़ का जीवन आज भी पहाड़ जैसी चुनौतियों से भरा है। अलग राज्य बनने के बावजूद भी उत्तराखंड में सिर्फ सरकारें ही बदली, लेकिन यहाँ के पहाड़ के लोगों की नीयत नहीं बदली। पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों की आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें कई बार देखी होंगी। इन तस्वीरों में फर्क सिर्फ गांव, मरीज और ग्रामीणों का है। बाकी ये तस्वीरें हर जगह लगभग एक जैसी हैं। बागेश्वर के दुर्गम गांवों की आज भी ऐसी ही स्थिति है, जहां कभी मरीजों, गर्भवती महिलाओं को गांव से सड़क तक पहुंचाने के लिए ऐसी ही डोली या डंडी कंडी का सहारा लिया जाता है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो कई गांव के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा कि वो किसी भी नेता या कार्यकर्ता को गांव में घुसने तक नहीं देंगे। कई वर्षों से हम सड़क की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे। कई बार जिला प्रशासन को और स्थानीय जनप्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
एक पार्टी से अवगत कराना चाहूंगा कि जब तक रोड नहीं बोर्ड नहीं का नारा हमारा है और उसके बीच गांव में कोई भी पार्टी का प्रत्याशी घुस ना पाए, या हमसे आग्रह करते हैं आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कभी कभी विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, तो दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई बार कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं, जिसमें वन विभाग के क्लीयरेंस से लेकर दूसरी और समस्याएं भी हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बागेश्वर के कई दुर्गम क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। गांव में जहां सड़क की थोड़ी बहुत है, क्योंकि सारी सड़कें हमारी स्वीकृत है, इस विधानसभा में हो या हमारे कपकोट विधानसभा, इस जनपद में तमाम हमारी पूरी सड़कें स्वीकृत है। कुछ सड़कें क्योंकि प्रोसीडिंग में है और थोड़ी समय उसमें लग रहा है। पहाड़ के दुर्गम इलाके आज भी विकास से कोसों दूर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर, कई गांवों में तो सड़क तक नहीं है और दशकों से लोग अपने मरीजों का भार डोली पर उठा रहे हैं। अब पता नहीं कब मरीज आसानी से अस्पताल तक पहुंच सकेंगे और ग्रामीणों के कंधे को भी थोड़ी राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। तारागढ़ के दोबास के ग्रामीणों ने रोड की मांग को लेकर डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। नैनीताल जिले में सरकारी जमीन का स्टैंप पेपर बेचने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। पहाड़ में फिर मौसम बदलने का अनुमान, चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश का अनुमान। नैनीताल के आंतरिक मार्गों का काम शुरू कर दिया, 63 किलोमीटर सड़क कार्यों का शुभारंभ। राज्य में प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती का विरोध शुरू हो गया। नैनीताल में कुमाऊं भर के शिक्षकों ने अपर निदेशक शिक्षा के दफ्तर में धरना दिया। ऋषिकेश में एक दुकान पर काम करे 5 नाबालिगों को श्रम विभाग की टीम ने छुड़ाया। रुद्रप्रयाग के तृतीय केदार तुंगनाथ में सुबह से बर्फबारी, तुंगनाथ धाम में लगभग 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। पेयजल के संकट से जूझ रहे चक्राता क्षेत्र के ग्रामीणों ने विकासनगर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बागेश्वर में बीजेपी ने लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। पार्टी ने इस बार पीएम मोदी के कामों की गारंटी के साथ जनता के बीच जाने का आह्वान किया। कोटद्वार के सिद्धिपीठ सुखराव देवी मंदिर समिति का चुनाव कराने की मांग को लेकर समिति के सदस्य राजाराम अंतवाल का 5वें दिन भी उपवास जारी।